हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ मोहित। आज हमारे साथ परमांशु भाई और मंजीत भाई बैठे हैं। हेलो गाइस। तो आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर सुकेश अरोड़ा। इस डॉक्टर सुकेश अरोड़ा 15 सालों से सिरसा के अंदर इनका डेंटल प्लस के नाम से क्लिनिक है, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही वॉज माई ओल्ड फ्रेंड ऑल्सो। हम इकट्ठा पढ़े थे 10th क्लास में। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। यस सर। डॉक्टर साहब, आप हम 10th में फ्रेंड थे। उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रही? क्योंकि उसके बाद हम बहुत रेयरली कम मिले हैं। आप बीडीएस की तरफ चले गए, मैं इधर बीएससी एमएससी की तरफ चला गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या रहा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लग रहा है पुराने दोस्त से मिलके, एक नए एनवायरनमेंट में आके। तो 10th व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि 10th तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। हमारी जो स्कूलिंग है वो साथ में हुई है। 2002 में हमारी स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद +1 और +2 मेडिकल की पढ़ाई हमारे स्कूल में नहीं थी, कॉमर्स तक की पढ़ाई थी। तो हम लोग उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई के लिए हम लोग अलग हो गए। जैसे तो मैंने अपनी +1 और +2 महाराजा अग्रसेन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है। उस टाइम पे हमारा इवनिंग बैच हुआ करता था। उस टाइम जस्ट फर्स्ट टर्म था जब ये मेल्स के लिए या बॉयज के लिए जो है वो स्टार्ट किया था स्कूल ने +1 और +2 की पढ़ाई। डॉक्टर साहब, आपका जो स्कूल था वहाँ गर्ल्स स्कूल के नाम से था? गर्ल्स स्कूल के नाम और से जब था। तक आपने 12th की तब तक उसका नाम गर्ल्स स्कूल ही रहा। उसका नाम गर्ल्स स्कूल ही रहा। और फर्स्ट टाइम एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस उसमें बॉयज की एंट्री स्टार्ट करवाई गई थी, वो भी इवनिंग बैच में। तो जब गर्ल्स जाती थी वो मॉर्निंग बैच में जाती थी, और जो बॉयज जाते थे वो इवनिंग बैच में जाते थे। मीनिंग ओनली बॉयज थे आपके बैच में, गर्ल्स हाँ, नहीं थी? ओनली बॉयज थे +1 और +2 में। दैट वाज नॉट कोएड। कोएड एक्चुअल में वो 10th तक तो कोएड स्कूल ही था, लेकिन +1 +2 में उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, मैं गवर्नमेंट बॉयज में था ऑब्वियस। तो हम बॉयज में ही पढ़े हैं ना। ओके ओके मौका ही नहीं मिला। बस फिर उसके बाद तो यार अपना वही पीएमटी, उस टाइम जो आज के टाइम में नीट होता है उस टाइम पे पीएमटी बोलते थे उसको, प्री मेडिकल टेस्ट। तो पीएमटी की तैयारी होती थी। तो हम लोग चंडीगढ़ गए पढ़ने के लिए। चंडीगढ़ में गया, वहां पर मैंने 1 साल का क्रैश कोर्स लगा लीजिए, 1 साल का कोर्स किया। फिर पीएमटी क्लियर किया तो डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो गया। 2005 बैच था हमारा। आफ्टर क्लियरिंग नीट एग्जाम, जब आप पीएमटी उस टाइम पीएमटी होता था। हाँ। तो आपको क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया? बीडीएस में आपने एडमिशन लिया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो यार ऐसा है, 2005 में एडमिशन हुआ था हमारा। जी ठीक है। 2005 से लेके 2010 तक का हमारा टोटल टेन्योर रहता है। बीडीएस 5 ईयर कोर्स है। तो उसमें सबसे पहली चीज जो हमें एक नई चीज मिली, आपका जब आप किसी एक मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में एंटर करते हो तो माहौल बहुत अलग होता है। बहुत ओपन माहौल होता है। आपके अंदर की कुछ भी झिझक या कोई परेशानी होती है वो कॉलेज से पहले तक ही होती है। कॉलेज की लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ जी। तो कॉलेज लाइफ वाज वेरी वंडरफुल। अच्छी कॉलेज लाइफ थी। हम लोगों ने 5 साल प्रॉपर एंजॉय भी किया, पढ़ाई भी किया। और मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा, कॉलेज लाइफ आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम होता है। आपको उस टाइम पे सीरियस भी होना है अपनी पढ़ाई को लेकर, प्लस उस लाइफ को एंजॉय भी करना है। अगर आप उस फेज को एंजॉय नहीं करोगे तो वो टाइम बीतने के बाद आपके पास दोबारा वो टाइम नहीं आएगा। हाँ जी। तो वो जो 5 years थे, those were the very wonderful और very good years of my life। कोई मेन इवेंट या कोई मेन एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं यार। एक जस्ट की कोई मेन एक्सपीरियंस जैसे हाँ जी। एक मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग वहां पर थे तो उस टाइम पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एक तरह का नेशनल क्रिकेट के लिए ग्राउंड जेसीडी डेंटल कॉलेज में तैयार किया गया था। तो उस टाइम पे अच्छी अच्छी टीम्स आ रही थी, डे नाइट मैचेस होते थे क्रिकेट के। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अपने आप में। वो मतलब किसी एक, जब आप स्टूडेंट लाइफ में ही होते हो, किसी भी क्रिकेट को बिल्कुल लाइव देखना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर आपका जो स्टाफ था, जो टीचर्स थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। वो आपको हर फील्ड में सिखाते थे। प्लस आपने जिंदगी को एक्चुअल में वहां पर सीखा है। उससे पहले आप, ठीक है, एक बड़ी कंस्ट्रक्टेड सी, बड़ी बेसिक सी लाइफ में आप होते हो। जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो ना, आप बहुत कुछ नया सीखते हो वहां पर। और फिर उसके बाद हमने पेशेंट्स करने सीखे। पेशेंट्स में बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट हम उन चीजों को सीख रहे थे। तो मुझे आज भी याद है, एक यादगार पल। मेरा एक कलीग था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है वो, लेकिन एक कलीग था। तो जो जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम
किसी भी पेशेंट को हमने इंजेक्शन देना होता है तो एक इंजेक्शन मटेरियल होता है और एक जब हम बायोप्सी करते हैं तो उस बायोप्सी मटेरियल होता है। जो बायोप्सी वाला मटेरियल होता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं और जो इंजेक्शन हमारे मटेरियल्स होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं उसको। लोकल एनेस्थेटिक्स की भी बोतल और ऑलमोस्ट उसी सेम तरह की बोतल के अंदर फॉर्मेलिन डाला गया था जो कि वहां के किसी स्टाफ ने डाल दिया था, कॉलेज के किसी स्टाफ ने डाल दिया था। तो बाय चांस उस स्टूडेंट ने उस फॉर्मेलिन का इंजेक्शन एक पेशेंट को लगा दिया एंड इट वाज अ वेरी मेस कि वो इतनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। उस पेशेंट को 3 से 4 दिन के लिए हमें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था बट ही वाज सेफ। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मेलिन वो है जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेसिमन जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ह्यूमंस का पूरा बॉडी या किसी भी जानवर की बॉडी को हम एक लिक्विड के अंदर रखते हैं, वो कभी गलता नहीं है, सड़ता नहीं, उसमें स्मेल नहीं आती, तो वो फॉर्मेलिन ही होता है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके किसी कुलीग ने फॉर्मेलिन का इंजेक्शन ठोक दिया था, बहुत पॉइजनस है। कि एक लिग्नोकेन का इंजेक्शन लिग्नोकेन होता है लोकली एनेस्थेटिक जो होता है, लिग्नोकेन का इंजेक्शन लगना चाहिए था लेकिन उसकी जगह पे उसने फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगा दिया। तो इट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। वही लिक्विड जो जिसमें फिल्मों में दिखाया जाता है कांच के गिलास में कुछ पड़ा होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा उस टाइम के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं और आज के हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? अभी क्या फर्क आ गया है इस जनरेशन के? आप देखो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते हैं। बिल्कुल। हमारे वाले टाइम पर अब जितना एक मैं उस टाइम के डॉक्टर्स को या टीचर्स को समझ पा रहा हूँ बहुत सिंसियर थे। हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया बिना किसी के साथ कोई पार्शियलिटी किए। उन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया कि वो ये चाहते थे कि जो भी यहाँ से कॉलेज से निकलेंगे वो कल को सोसाइटी में जाकर सोशली लोगों की सेवा कर सके, लोगों के काम आ सके बेसिकली। प्लस किसी का उन्होंने इस तरीके से किया कि आप अपने काम में इतने कॉम्पिटेंट तो होने चाहिए कि आप लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, प्लस आप उनको अच्छे से ट्रीट कर सकें। आज के टाइम में भी जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो उतने ही सिंसियरली, जो मेडिकल प्रोफेशन या डेंटल प्रोफेशन है वो बहुत सीरियस प्रोफेशन है बेसिकली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स तो हर तरह के होते हैं। अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो सीख लेगा और बुरा स्टूडेंट होगा तो छोड़ देगा, वो वाली बात। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उससे मुझे कुछ याद आया कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा मैं नीट की तैयारी करवाता हूँ, IIT की तैयारी भी, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो आजकल बच्चों के 620 में से 120 नंबर आ रहे हैं, वो भी MBBS कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स, 720 में से है ना, 720 का मार्क्स का पेपर होता है, तो 120 वाले भी MBBS कर रहे हैं। और जब हम थे तो डेफिनेट आपको पता है कि इंटेलिजेंट बच्चे ही मेडिकल लाइन के अंदर जाते थे, है ना। लेकिन आजकल थोड़ा डोनेशन और बहुत कुछ चलता है। उस टाइम पे डोनेशन थी बट दैट वाज नॉट सो, मतलब इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। तो वो जो डॉक्टर बनते हैं उनके बारे में कोई राय बताएंगे आप? जैसे आपने बोला कि आपका जो क्रिटिकल केस हुआ था कि फ्रेंड का उसने फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगा दिया था, उसके बाद थोड़ा बताएंगे क्या हुआ था लास्ट में, वो पेशेंट के साथ क्या हुआ? नहीं, उसके बाद उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला था हॉस्पिटल में। 3 से 4 दिन उनका एडमिशन रहा था, मतलब एडमिट रहे थे वो हॉस्पिटल में। तो उसके बाद वो नॉर्मल हो गए थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जो भी पॉइजनस इफेक्ट था बॉडी के ऊपर वो ठीक हो गया था, वॉश आउट हो गया था वो सारा। ओके, दैट्स गुड। अब जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब उन डॉक्टर्स और आज के जो 120 मार्क्स वाले डॉक्टर्स हैं और हमारे वाले टाइम के जो डॉक्टर्स थे, डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। मैं आपको तो बताता हूँ, क्या कोई एंट्रेंस जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एंटर करते हो उसका क्राइटेरिया अलग है, लेकिन वहां से पास आउट होने का क्राइटेरिया सबके लिए सेम है। ठीक है, मान लीजिए आप कहते हो कि एक 120 मार्क्स वाला कोई स्टूडेंट है जो डॉक्टर बनने के लिए एंटर कर गया, चलो समहाउ उसको किसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, किसी को किसी तरह का लगा लीजिए, वो एंटर कर गया, बट वो पास आउट नहीं हो सकता उतने कम परसेंटेज के ऊपर। पास आउट परसेंटेज आज भी वही है जो हमारे टाइम पर थी। जो डॉक्टर बन के पास आउट अगर उसको होना है तो उससे सेम उसी तरह से उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा जैसे ही किसी इंटेलिजेंट को करना पड़ेगा। मीनिंग एक मिनिमम 50%, मिनिमम 50%, यानी कि आपको मैं बता दूं, जैसे बाकी एग्जाम्स में 33% पे आप पास हो जाते हो, डॉक्टर्स जो हैं या मेडिकल जो प्रोफेशन है उसमें आपकी, हमारे वाले टाइम पर तो 50% की पासिंग मार्क्स है। 50% से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास ही नहीं हो सकते, यानी कि आपको एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। सेम थिंग। वो हायर क्लासेस में सब में ऐसे ही होता है। PhD के कोर्स वर्क में भी 50% मार्क्स ही लेने पड़ते हैं। तो 50% का मतलब ये है कि एटलीस्ट ही और शी नोज समथिंग। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एक जीरो था या आपने उसको किसी तरह के कोई रिजर्वेशन या कुछ भी एक्सवाइजी उसके फैक्टर्स थे उसका बेनिफिट दिया और वो निकल गया, ऐसा नहीं होता। आपके कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बेशक आप बहुत कम मार्क्स के साथ जाते हैं, लेकिन आपको अगर आप पास आउट होते हैं तो डेफिनेटली आप बेसिक जो डॉक्टर हैं और
बहुत अच्छे डॉक्टर आप बन जाते हैं। हाँ, बाद में आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो डेफिनेटली और ज्यादा निखर कर आएंगे, लेकिन मिनिमम पास मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। और वो डॉक्टर भी निकम्मे नहीं होते जो जनरली हम सोचते हैं कि यार 120 वाला है, इसने कैंची अंदर भूल गया। ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारी मतलब मिसकॉन्सेप्शंस फैले हुए हैं डॉक्टरों के बारे में, तो ऐसा नहीं होता है, वरना गवर्नमेंट उन्हें पास आउट नहीं करने देगी, है ना। बिल्कुल जी। तो सुकेश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आपकी ये डॉक्टरी लाइन है, इसके अलावा भी आपके कोई इंटरेस्ट वगैरह रहे हैं नहीं, लाइफ में? मेरे को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट का मेरा काफी इंटरेस्ट है। मैं पिछले 12-13 सालों से एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी तक properly। भी कंटिन्यू है आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉक मार्केट तो अच्छा एक मतलब आपकी मतलब आप अच्छी खासी नॉलेज लेके बैठे हो इस फील्ड में? नॉलेज तो देखो, आप काम करोगे तो किसी प्रोफेशन में भी नॉलेज आ जी जाती है। बिल्कुल, knowledge 10-12 साल तो बहुत होते हैं। मतलब स्टूडेंट ही, मैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट ही मानता हूँ। सीखते ही रहते हैं हम लोग, हमेशा से ही सीखते हैं और सीखते रहना चाहिए। जब आप सीखना बंद कर दोगे तभी आपको पता लगेगा कि जो आप, जिसको आप सोचते हो कि मेरे पास ये नॉलेज है, वो सब खत्म हो जाएगी, कोई उसकी वैल्यू नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और साथ में आप अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं, तो दोनों को मतलब बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम। देखिए, एक्सपीरियंस के साथ आपकी दोनों चीजें हैंडल हो जाती हैं। विद एक्सपीरियंस, विद टाइम आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं। ये स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग करनी है तो उसमें एक्टिव आपको टाइम देना पड़ता है, जो कि मैं प्रैक्टिस के साथ थोड़ी सी काफी मैंने कम कर दी है उसमें। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट्स मेरी रहती हैं उसके अंदर, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ लगा लीजिए, वो चीज है। जी। एक और चीज बता दें हम अपने दर्शकों को कि डॉक्टर साहब की वाइफ भी डॉक्टर हैं, डेंटल ही है, और वो भी सेम क्लिनिक में दोनों प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट इज वाई ये बैलेंस बनाना इनके लिए इजी है। बहुत इजी। ये मत समझिएगा कि हम डॉक्टर भी हैं और साथ में शेयर मार्केट में काम करते हैं, ये इतना आसान नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि बैलेंस हो गया, वो इनकी वाइफ इनको हेल्प करते हैं। दैट इज 2 hands आर 4 hands आर उनकी पूरी सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट के बिना तो काम चल ही नहीं सकता था। ये एक रियलिटी है। एक्चुअली सर, आप कोई टिप देना चाहेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी न्यू बिगिनर को? टिप्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? टिप्स आप जनरली मतलब सोचिए, हम लोग टिप किसको देते हैं? टिप उस इंसान को दी जाती है जिसको ऐसा लगता है कि बस मुझे इंस्टेंट मनी अभी मिल जाए, या बस फटाफट कोई मैंने थोड़ा सा भी कुछ भी एफर्ट किया है चाहे नहीं किया है, मुझे उसके बदले में पैसा मिल जाए। वो बेसिकली टिप बड़ा डिटीरियोगेटरी सा वर्ड है, एक थोड़ा सा। एक्चुअल में अगर कोई मुझसे ईमानदारी से पूछे तो मैं ये कहूंगा, कोई भी अगर यंग पर्सन है, कोई नया बंदा है जो एंटर करना चाह रहा है, मैं उसे सबसे पहली चीज ये कहूंगा, सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम करो। जो आप जिस प्रोफेशन में भी हो, आप किसी भी XYZ प्रोफेशन में हो, सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। एक्टिव इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिस दिन आपकी एक्टिव इनकम बढ़ जाएगी, जब आपको लगेगा कि मैं एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुंच गया हूं, तब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो। आप सोचते हो कि आजकल बड़ा कंसेप्ट आप देख रहे होगे, रील्स भी बहुत वायरल होती है, सिप कर लो, SIP कर लो, इतने साल में इतना हो जाएगा, इतने साल में इतना हो जाएगा। 15,000 रुपए की 15 सालों के लिए सिप करोगे तो 15% का रिटर्न आएगा और 1 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी जो 22, 23, 25 साल का है, कितने % लोग हैं जिसकी एक्चुअल में 15,000 रुपए सैलरी भी है आज भी? ठीक है, पहली चीज। सेकेंडली, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास उतनी सैलरी है कुछ, क्या वो सब इन्वेस्ट ही कर देगा? उसके कोई खर्चे नहीं है, उसकी कोई, अभी तो उसकी लाइफ जस्ट स्टार्ट हुई है, तो सिंगल है, ठीक है। जब तक आपकी एक्टिव इनकम एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे या एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचती, मैं एडवाइस करूंगा कि आप मतलब इस चीज के ऊपर फोकस हटाकर अपने स्किल के ऊपर फोकस करिए। सबसे पहले होता है खुद में इन्वेस्ट करो। जब आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, वो बेस्ट रिटर्न देगा। जब आपको वहां से आपकी इनकम, एक्टिव इनकम ग्रो कर गई है, अब आप जो मर्जी कर सकते हो उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आप एक साइड पे सिक्योर हो चुके हो काफी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी को 48 सीट मिली है और आम आदमी पार्टी को 22 मिली है, और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तो इसके ऊपर आप कोई विचार देना चाहोगे? यार देखो, पता है क्या है, पॉलिटिक्स ना हर टाइम पर अलग तरीके से प्ले करती है। ऑब्वियसली बीजेपी नेशनल पार्टी, बड़ी पार्टी है, रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने अपना जो भी राजनीति में जैसे हम बोलते हैं साम दाम दंड भेद सब चलता है। सेम ऐसे ही आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, पिछले 12 साल से पावर में थी दिल्ली में। एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक इंसान से, 100% एक्सपेक्टेशंस कोई भी पूरी नहीं कर पाता। और हम लोग जो होते हैं ना, एक तरह की पॉलिटिक्स से, एक तरह की चीजों से बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इंसान जब बोर होता है ना, तो वो चेंज की साइड पे सोचता है थोड़ा सा। तो मे भी ये उसका एक रिजल्ट है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया। सर, ये तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। राजनीति तो डिप्लोमेसी के ऊपर ही चलती है, राजनीति हमेशा ही डिप्लोमेसी। हम थोड़ा फॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछे कि
क्या आपको लगता है कि जो सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, इसका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं मुझे चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या इसका सच में एजुकेशन से, जैसे आप डॉक्टरी लाइन में डेफिनेटली है ना, तो क्या डॉक्टरों का रहता है, मतलब पॉलिटिक्स से इनका कोई लेना देना रहता है क्या, कितना परसेंट रहता है? हर इंसान का पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन। कोई भी इंसान है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हेल्थ पे, एजुकेशन पे बहुत काम किया है। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप डॉक्टर लाइन में हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स, नॉट ओनली फॉर यू, आपका इंटरेस्ट है नहीं है वो तो हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टीचर्स, बिल्कुल इनका इंटरेस्ट जो है, बिल्कुल रहता है। अब मेरे को एक बात बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन थे जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, वो अपने आप में एक ईएनटी सर्जन थे, वेरी फेमस ईएनटी सर्जन। अरविंद केजरीवाल खुद आईआरएस रहा हुआ है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, वो कहां तक पहुंच पाते हैं, वो एक अलग मैटर है। सर आपकी बात से बिल्कुल वाजिब हूं मैं कि सही है ये बात, लेकिन हम जब डाटा देखते हैं ना, गांव के लोग जो हैं वो वोटिंग ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू बिग सिटीज या सिटीज की बात करें या मेट्रो सिटीज की बात करें, गांव के लोगों का परसेंटेज ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? जो देखो, आप इसके बारे में मेरी जो पर्सनल राय है, गांव के लोगों को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आज भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, पहली चीज। तो कोई भी अगर सरकार या कोई भी पार्टी अगर कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो गांव के लोग उसको अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस पॉलिसी का हमारे ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। शहरों में मोस्टली क्या होता है, बहुत बिजी लाइफ होती है। मोस्टली हम लोग अपनी चीजों के लिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास जो इंसान है, वो अपनी चीजों के लिए सरकार पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। गांव में तो अगर कोई किसान है, किसानी कर रहा है, तो उसको फसलों के दाम के लिए भी किसान सरकार पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। उसके वहां पे नहरी पानी कब आएगा, उसके लिए वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वहां पे जो पटवारी है या जो भी अधिकारी है, वो उसका किस तरह से बिहेव करते हैं, फसलों का बीमा किस तरह से है, हमारी मेरी फसल का क्या ब्यौरा होगा, सब कुछ उसके लिए वो काफी हद तक सरकारी तंत्र के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उस इंसान को डायरेक्टली बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी की सरकार है या वो सरकार मेरे लिए डायरेक्टली क्या करेगी। जो सिटी का जो भी हम कहेंगे वोटर होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट, अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है या कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला आदमी, उसके लिए तो वो एक तरह का छुट्टी का दिन है जिस दिन उसकी वोटिंग हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे आपके टैक्सेशन लगा लीजिए, उन चीजों का इंपैक्ट आता है। स्टेट लेवल पर ज्यादातर जो है उन पे इंपैक्ट डायरेक्टली बहुत कम लोगों के ऊपर आता है, उस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन उतने ही वोटिंग परसेंटेज उस वजह से कम। सर अब जैसे आपने बोला, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं ये एक चीज जानना चाहूंगा, तो क्या हमारी सरकारें सही बनती हैं? थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। किस कंटेक्स्ट में कि जैसे आप कह रहे हैं गांव के लोग डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, शहर के लोग थोड़ा इनडायरेक्टली इंपैक्टेड है, दैट इज वाई वो लोग वोटिंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। और जनरली हमने देखा कि पढ़ने लिखने के बाद में उन्हें लगता है कि वोट देने कौन जाएगा, छोड़ो आज तो छुट्टी है। जबकि गांव के जो लोग हैं वो एक्साइटेड रहते हैं वोट डालने के लिए, और वो लेस एजुकेटेड भी हैं, और आई थिंक सो कि लेस एजुकेटेड है तो उन्हें मैनिपुलेट करना आसान है। आर यू एग्री विद दैट ना? नहीं, मैनिपुलेशन तो बड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। एक्चुअल में सारा खेल है एक्सपेक्टेशंस का। मान लीजिए कोई इंसान है, मान लो एक बात करते हैं, मान लो कोई नॉर्मल भोला सा इंसान है, उसकी उम्मीद अभी भी सरकारों से, पार्टियों से है, जो कि अच्छी चीज है, होनी चाहिए। जो एक पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसकी सारी उम्मीद खुद के ऊपर आकर टिक गई है। समझ रहे? तो मैं समझ गया आपकी बात। तो यहां से अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, तो हम जो सरकार बनाते हैं वो लोग सरकार बना रहे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग। उसमें वो ठीक है, कम पढ़े लिखे की भी बात नहीं है उसमें। सरकार सभी की जैसे हम बोलते हैं कि जी 50% आप वोट ले आओगे तो आपकी सरकार बन जाएगी, ठीक है, 50%, या जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट लाने वाला 66% नहीं, 66% तो अलग डेटा हो गया। हाँ। मान लीजिए कहीं पे 3 कंटेस्टेंट है, तो उसमें जो भी मैक्सिमम लेकर आएगा वो एमएलए बन जाता है वहां का, ठीक है। ऐसे ही जो मैक्सिमम नंबर्स लेंगे, मान लीजिए हरियाणा विधानसभा में इस टाइम पे 90 सीटें हैं, तो उसमें से जो भी पार्टी 46 सीट्स ले आएगी वो सरकार बना देगी अपनी, ठीक है। यानी कि हमारा लगभग 51% के ऊपर आके सारा का सारा डेटा रुका हुआ है उस चीज का, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 51% वाला सरकार बना रहा है, तो ऐसा तो 49 लोगों ने तो उसके अगेंस्ट वोट किया, ठीक है। 51% लोगों ने उसके फेवर में वोट कर दिया, लेकिन 49% लोगों ने उनके अगेंस्ट में वोट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सरकार 51% लोगों की, सरकार तो 100% लोगों की। ऐसे ही अगर चाहे कोई वोट दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है, आपकी वोटिंग परसेंटेज कम है चाहे ज्यादा है, अगर कोई पार्टी जो हमारे संविधान के सारे नॉर्म्स को पूरा करके जीत के आ रही है, तो सरकार सबकी है, उस स्टेट के लोगों की सरकार है।
लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो डॉक्टर साहब का आंसर ये है कि भाई हम भले ही ये सोचें कि हमें अनपढ़ लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, पढ़े लिखे कम वोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट के अंदर कुछ लोग इंटरेस्टेड थे, वो बातें ज्यादा करते हैं लेकिन वोटिंग के लिए नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल जो सरकार बनती है वो आप लोगों की थिंकिंग से ही सरकार बनती है, देश की सोच ही सरकार आप बनाती है। इस चीज को ऐसे समझिए, That is एक the thing. अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का वोट हमारे संविधान ने बराबर माना है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हो तो आपके 100 वोट गिने जाएंगे, आपका वोट भी एक है, एक गरीब राह चलते मजदूर का वोट भी एक है। ठीक है, तो ये हमारा संविधान है जो हमारे को इक्वालिटी देता है सारी की सारी। अब उस जो आपको अब का अधिकार मिला, आपने उसको एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, जिम्मेवारी सबकी, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई कानून है कि जी आपको हम, हालांकि इसके लिए कानून बन जाए तो बहुत अच्छी बात है कि जो वोट नहीं दे रहे हैं उनकी कुछ फैसिलिटीज पे असर आए, तो इससे शायद लोगों में एक प्रेरणा आएगी और लोगों को जागरूकता बढ़ेगी इस चीज के लिए। आइडली सबको वोट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं दोनों की बात से सहमत हूँ। बाकी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मंजीत भाई ने कहा कि हमें लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग ज्यादातर सरकार चलाते हैं। आप मान लो नहीं, पिछले सरकार नहीं चलाते हैं, सरकार पॉलिटिक्स में वैसे आप ज्यादातर देखें तो कम पढ़े लिखे लोग ही हैं। पॉलिटिक्स में अब तो चेंज हो रहा है। अभी आप देखिए सरपंची के भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें मिनिमम 10th पास का क्राइटेरिया कर दिया गया है। आप 10th पास नहीं है तो आप सरपंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, इतना हाँ। चेंज आ चुका है। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली कुछ क्या होगा, जब जनता कहेगी कि मुझे पढ़ा लिखा कैंडिडेट दो, तो पार्टियों की मजबूरी होगी पढ़ा लिखा कैंडिडेट देना। अगर जनता नहीं मांगेगी, जैसे ना इस चीज के ऊपर मैं आपको एक राहगीर का, आपने शायद नाम सुना होगा, उसकी ना कुछ पंक्तियां हैं बड़ी, इस चीज में बड़ी फेमस उसकी पंक्तियां हैं। वो ये कहते हैं, जात पात और धर्म के नाम पे जहर पिलाते बच्चों को, और खुद के भी जो मुंह में आता बक देते अच्छे अच्छों को। समझ रहे हो? खुद के भी जो मुंह में आता बक देते अच्छे अच्छों को, कुछ भी बिगड़ जाए हमारा चाहे घर की ही नीलामी हो, नेता अपनी जात का हो चाहे कितना बड़ा हरामी हो, नेता अपने ही धर्म का हो चाहे कितना भी हरामी हो, और ऐसा बंदा भी अपनी पीढ़ियां सुखी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है। ये तो बहुत गहरी समझ रहे हो? और तो ये खतरनाक राजनीति के आपने ऊपर कहावत सुना एक दी हमें। व्यंग लगा लीजिए, या ये राहगीर की पंक्तियां हैं, तो वो यही इसका रीजन है कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस कुछ कर रहे हैं और बदले में हमारी जो ड्यूटी है हम लोग पूरी नहीं कर रहे। वो एक तो इस टॉपिक से काफी आप गहराई में चले गए। वैसे मैं थोड़ा हट के पूछना चाहूंगा आपसे भी, जैसे आपका डेंटल वाला पेशा है, तो आपका कोई मोस्ट क्रिटिकल केस जो आपकी लाइफ में आपने हैंडल किया होगा? मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने क्लिनिक ओपन किया, मेरे पास एक 72-73 साल की उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो उनके साथ उनके बेटे आए थे। मैंने उनसे, मेडिकल प्रोफेशन में सबसे अच्छी चीज होती है कि आप ना पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो कि पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने वो हिस्ट्री छुपा ली, मतलब उन्होंने नहीं बताया। उन्हें यूं लगा कि अगर शायद हम हिस्ट्री बताएंगे तो पता नहीं डॉक्टर ट्रीट करेगा या मुझे रेफर ना कर दे या कुछ होगा, तो चलो समहाउ। बट जो पेशेंट के चल के आने के तरीके से हमें लग रहा था कि पेशेंट इज नॉट नॉर्मल पेशेंट। ठीक है, तो वो क्लिनिक के स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड ईयर की बात, जब हम लोग ने क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो पेशेंट आए तो उनको उनकी जाड़ निकलवानी थी, दांत निकलवाना था। ठीक है। तो जैसे ही इंजेक्शन भरा, अभी इंजेक्शन लगाया भी नहीं था पेशेंट को, वो पेशेंट को इतना डर लग गया कि वो एक सिंकोप में चले गए। सिंकोप एक मेडिकल टर्म होती है जिसमें पेशेंट जस्ट देख के डर, मतलब डर की वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है और वो बेहोश वाली एक पोजीशन में आ जाती है। तो उस केस को जब आप, ऑब्वियसली उसके कुछ मेथड्स होते हैं कि पेशेंट को आप वापस कैसे लेकर आओगे सिंकोप से, कैसे हैंडल करोगे, क्या उसके बाद ट्रीटमेंट का किया जाएगा, उस चीज को किया, नॉर्मल किया उनको। उसके बाद उनको वहां से भेज दिया। फिर पेशेंट के जो साथ में उनके आए हुए थे उनसे पूछा कि इनकी हिस्ट्री, और वो सब कहते पहले भी इनका ऐसे हो चुका है ये, तो उनको बताया कि आपको डॉक्टर को ये चीजें बतानी चाहिए। तो यस, उस टाइम पे थोड़ा सा फील हुआ था। उसके बाद ये चीजें नॉर्मल समझ में आने लगी, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक रहा प्रॉब्लम। तो अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपके पास ज्यादातर गुटखा तंबाकू खाने वाले ही आते हैं, नॉर्मल भी आते हर तरह के लोग आते हैं, गुटखा तंबाकू वाले भी आते हैं, च्यूएबल टोबैको होता है, स्मोकिंग वाले आते हैं। अब स्मोकिंग वाले आके, सबसे फनी बात पता क्या होती है, स्मोकिंग वाला बंदा आके पूछता है, डॉक्टर साहब सफाई कराने से मेरे दांत तो खराब नहीं हो जाएंगे?
भाई पहले ये तो देख ले तूने अंदर क्या डाल लिया, क्या क्या खराब हो चुका है अभी। सही बात। ठीक है, लेकिन वो एक वो मिथ बने हुए हैं या एक फॉल्स लोगों के परसेप्शन बना हुआ है कि जब हम सफाई करवाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आइडली आप स्मोक कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, जिसके ऊपर फेफड़ों तक की फोटो बनी हुई है, 70% आपकी सिगरेट की बॉक्स के ऊपर कवर है सारा का बिल्कुल, सारा, बिल्कुल। आपको बता रहा है कि इससे तो मैंडेटरी कैंसर होगा ही होगा, हाँ जी, आप फिर भी पी रहे हो। फिर भी पी रहे हैं उसको देखने ठीक के है, बाद भी। और सफाई कराने से पता नहीं दांत आपके ढीले होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपको ये डर है। ये तो बैम का तो इलाज नहीं होता जी, बस वही बस बात है। वही बात है सर। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, कोई आप लोगों को टिप्स वगैरह देना चाहे दांतों को अपने स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, टिप्स हम कितनी भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोगों की ना एक आदत होती है। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रश कर रहे हैं, आप उसी तरीके से ब्रश करेंगे। मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं ये राइट टेक्निक नहीं है, इस पे इतना प्रेशर नहीं डालते, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, बट जब हम सुबह ब्रश कर रहे होते हैं ना या रात को ब्रश कर रहे होते हैं, तो हमारा हाथ एक पर्टिकुलर वे में चलता है, हमारे को सबकॉन्शियसली हमें सोचना भी नहीं पड़ता उसके तो बारे में, बचपन से आदत बनी। रूटीन तरह से चल रहा है। फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश करिए, कम से कम 2 बार ब्रश करिए। हो सके तो अच्छा माउथ वॉश यूज करिए। कुछ भी खाना खा रहे हैं उसके आधे पौने घंटे के बाद कुल्ला कर लीजिए, ताकि आपके मुंह में किसी भी तरह के फूड पार्टिकल्स चिपके ना रह जाए। बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस भी करेंगे तो काफी हद तक। सारा सच भी नहीं बोलना आपने, धंधा नहीं, मंदा हो जाएगा। लोग मेरे सच बोलने से वही बहुत बात है ना कि मेरे सच बोलने से लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करने से फर्क प्रैक्टिस करने से बस पड़ेगा। बस वही बात। सर एक बात पूछना चाहूंगा, डेंटल से मुझे याद आ रहा है कि लगभग, आप बेटर जानते होंगे वैसे, लगभग हर घर में एक पेशेंट ऐसा मिलता है जो सेंसोडाइन यूज करता है। इज दिस, आर यू एग्री विद दैट? या वो है ना। क्योंकि अब मुझे ये पूछना है कि सेंसोडाइन की इतनी ऐड आती है टीवी पर भी, है ना, मैं कंपनी के खिलाफ नहीं हूं वैसे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसमें ऐसा क्या है और क्या होता है वो ठंडा गर्म, क्या उसको नेचुरली ठीक करने का कुछ रेमेडी बताएं? मैं आपको बताता हूँ। सेंसोडाइन जो मार्केट, मान लो पेशेंट बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई यूज कर रहा है, तो हम लोग उसे सलाह देते हैं कि आपको रूटीन में नॉर्मली इन टूथपेस्ट को यूज नहीं करना चाहिए आइडियली। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये होता है, सेंसोडाइन पेशेंट यूज करता है कि जी मेरे को सेंसिटिविटी होगी। अब सेंसिटिविटी क्या चीज है, किसी को कोई अगर मुझसे पूछे सेंसिटिविटी क्या चीज है, सेंसिटिविटी तब होती है जो हमारे दांतों के अंदर ना 3 पार्ट होते हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। इनेमल जो है वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर उसकी लेयर हट गई, घिस गई किसी तरह से, तो आप डेंटिन तक पहुंच जाएंगे। अगर डेंटिन की डेंटिनल टिब्यूल्स एक्सपोज होंगी तो आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो रूटीन में मार्केट में जो पेशेंट्स होते हैं वो कोई भी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट अगर यूज करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा दांत घिसा है या उसके अंदर कैविटी हो गई है, क्या हुआ। उनके अकॉर्डिंग तो जी मुझे ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो गया, मुझे टूथपेस्ट लेनी है और उससे ये ठीक हो जाएगा। उस टूथपेस्ट से वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक कैविटी है, उस कैविटी को आपको फिल करवाना पड़ेगा। जब तक आप उसको फिल नहीं करवाओगे वो आपकी कंडीशन सॉल्व नहीं होगी। सर मीनिंग के ठंडा गर्म सिर्फ आप जो कह रहे हैं कि एनेमल के घिसने से नहीं होता है, उसके अलावा भी हो सकता है? इनेमल के घिसने के अलावा भी बेसिकली आपको जो भी ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी होगी ना, वो तब होगी जब हम डेंटिन लेयर हमारी एक्सपोज होगी। दांत की एक डेंटिन लेयर होती है और वो 2-3 तरीके से एक्सपोज होती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, चोट लगी, फ्रैक्चर हो गया, आपकी डेंटिन लेयर एक्सपोज हो सकती है, ऊपर का इनेमल उड़ गया। ठीक है, सेकेंडली आप बहुत जोर से ब्रश कर रहे हो, बहुत एक्सेसिवली प्रेशर लगा के ब्रश कर रहे हो, आपका इनेमल चिप ऑफ हो जाएगा और आपकी डेंटिन लेयर एक्सपोज हो जाएगी। तीसरा होता है कैविटी होगी, दांत में कैविटी होगी, वो इतनी डीप नहीं गई है कि आपको पेन स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतनी डीप चली गई है कि आपको सेंसिटिविटी हो जाए। सर ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। अब मैं पूछना चाहूंगा, इसे रिवर्स किया जा सकता है? नहीं, रिवर्स करने के लिए सिर्फ आपको उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसमें उससे फिलिंग करवानी पड़ेगी। अगर वो बहुत डीप चला गया है, रूट कैनाल करवानी पड़ेगी अगर उसको पेन है तो। अगर उसको सिर्फ सेंसिटिविटी है तो आपको फिलिंग रेस्टोरेशन। तो आप आई थिंक एक ही टीथ की बात कर रहे हैं, अगर बहुत से टीथ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो? वो डिपेंड करता है कि क्या पेशेंट को बोन लॉस हुआ है, क्या पेशेंट को पायरिया की प्रॉब्लम हुई है, क्या पेशेंट को कोई टोबैको वगैरह की कोई हैबिट्स हैं किसी तरह की। हमारे एक पड़ोसी हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर कोई मौसमी भी खा ले, है ना, या नींबू खा लिया उन्होंने, या अमरूद भी खाने से, गुआवा, इससे भी उनको मतलब खट्टा फील होता है जब रोटी खाते हैं, कुछ टाइम के लिए उन्हें खट्टा खट्टा सा और दांत में फील होता है, और उसके बाद सेंसिटिविटी से उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्या चीज है? कई बार कुछ पेशेंट्स के ना बोन लॉस होता है जनरलाइज दांतों के अंदर, विद एज भी ये हो जाता है। उसमें क्या होगा, हमारा एक सीईजे बोलते हैं, सीमेंटो इनेमल जंक्शन होता है, जहां पर सीमेंटम, दांत का सीमेंटम और इनेमल जिस जंक्शन पे मिलते हैं, अगर वो पूरे मुंह में ओरल कैविटी में एक्सपोज हो जाएगा तो वहां पर भी आपको सेंसिटिविटी लग सकती है, खट्टापन लग सकता है आपको। तो ये रिवर्सेबल है?
रिवर्सिबल नहीं है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। कुछ केसेस में वो देखना पड़ेगा कि वो सर्जरी से रिलेटेड उसमें ठीक हो सकता है या उसमें किसी तरह की मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है उसको, या क्या किया जाए। वो तो आप कहना चाहते हैं कि उन्हें खट्टी चीजों से हमेशा परहेज ही करना नहीं, हमेशा परहेज नहीं रखना पड़ेगा। आप डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर की सलाह से उसके ऊपर जो भी उनको आपको रेमेडी बताते हैं वो लीजिए। ओके, एक और चीज सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, पता नहीं है रिसर्च है कि नहीं, आई एम नॉट क्वाइट वैलिड अबाउट इट। ऐसा था कि मेरे पापा को सेंसिटिविटी थी, अभी माय फादर इज नो मोर, लेकिन मेरे फादर को सेंसिटिविटी थी। तो मैंने एक चीज पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे जो टूथपेस्ट आते हैं इनमें फ्लोराइड आयन होता है। फ्लोराइड आयन की सेंसिटिविटी की वजह से भी इनेमल घिस जाता है। तो आई थिंक क्या हम ये यूज करें कि फ्लोराइड आयन वाले टूथपेस्ट अगर बंद करना यूज करना बंद कर दें तो हमारे इनेमल को या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? ये मेरा बस कह सकते हैं कि फ्लोराइड कंटेंट से ज्यादा दांतों को नुकसान इतना एक्सेसिव नहीं होता, क्योंकि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड की जो भी मात्रा होती है वो बहुत बड़ी कंट्रोल्ड लेवल की मात्रा होती है। सर आई एम एग्री विद यू, लेकिन मेरा जो मानना था कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बहुत सारे डिपॉजिट्स हमारे सेल्स के अंदर आते हैं, या आप भी जानते हैं अच्छे से, है ना? तो आई थिंक कि हमारी बॉडी में ही फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन शायद बढ़ जाती है, कंटेंट, लेकिन और उसके बाद वो सेंसिटिविटी शुरू होती है। इज दिस राइट? मैं आपको बताता हूँ, दांतों में सेंसिटिविटी के बहुत से रीजंस होते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन होता है हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते। विद एज क्या होता है, अब आप मुझे बताइए इंडियंस में कितने % लोग हैं जिन्होंने रेगुलरली अपने दांतों की सफाई भी करवाई होती है, डॉक्टर के पास जाके एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी करवाई है। ब्रश कर लेने से हम सोचते हैं हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। आई थिंक कोई मिलेगा ही नहीं। जबकि रेगुलरली डेंटिस्ट आपको 6 महीने में एक बार दांतों की सफाई बोलते हैं, ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप 6 महीने से 8 महीने में एक बार दांतों की सफाई करवाइए। कोई स्मोकर है तो उस अकॉर्डिंग की वो हैवी स्मोकर है या चेन स्मोकर है, कम स्मोकर है, उस अकॉर्डिंग हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप कितने ड्यूरेशन के अंदर आपको आपके दांतों की सफाई करवानी जरूरी है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हमारे सलाइवा के साथ हमारे फूड कंटेंट मिलता है वो दांतों और मसूड़ों के बीच में डिपॉजिट्स बनाने शुरू कर देते हैं, जो कि कैल्सिफाइड हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में कैलकुलस बोलते हैं। अगर वो कैलकुलस आपके दांतों में जमा होगा तो आपके दांत खुलने लग जाएंगे, ढीले होने शुरू हो जाएंगे, हिल हिल के गिरने लग जाएंगे, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां पर आपके मसूड़े को दांत को पकड़ना चाहिए था वहां पर उस कैलकुलस ने पकड़ रखा है। तो आपको एक्चुअल में उस कैलकुलस को रिमूव करवाना है वहां से, समझ रहे हो? तो बहुत से रीजंस होते हैं। फिर 99.99% लोगों को ब्रशिंग टेक्निक भी नहीं पता है कि हमें ब्रश किस तरीके से करना चाहिए, उसका बड़ा इंपैक्ट रहता है। हम लोग फोर्सफुली या बहुत जोर लगा के ब्रश करते हैं। ब्रश को 90 डेज में चेंज करना होता है। आप मुझे बताइए 3 महीने में कितने लोग अपना टूथब्रश चेंज करते हैं? समझ रहे? बहुत नहीं, ये चीज मैं जानता हूं। हम आई थिंक आपका प्रोफेशन जब शुरू ही हुआ था तब मिले थे, तो आपने मुझे टेक्निक तो बताई थी, वो मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, नहीं, बट उसमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप उसको कितने फोर्स के साथ एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो प्रैक्टिस आप उस चीज से करेंगे तो आप बहुत अच्छी क्लीनिंग रहेगी। सेकेंडली, आपको प्रॉब्लम है चाहे प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने या 1 साल में एक बार डेंटल विजिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आइडियली आप रूटीन चेकअप करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कोई प्रॉब्लम है। सर उसके पैसे लगते हैं क्या? नहीं, अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है तो आप किसी सरकारी जगह पे जाके करवा लीजिए। ये हमारा इंडिया है ना, तो मतलब सबसे पहले एक आम आदमी ये सोचता है कि यार डेंटल दांत तो ठीक है, मैं क्यों जाऊं? तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये होती है हमारे दांतों में, हमें पेन फील करने के लिए आपको कैविटी को 3rd स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले कैविटी इनेमल में स्टार्ट होगी, फिर इनेमल में आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, फिर आप जाएंगे डेंटिन तक। डेंटिन में आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी, लोग कहते हैं यार टूथपेस्ट कर लो, गोली खा लो, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर पेन स्टार्ट होगा, उसके बाद भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आएगा, वो केमिस्ट के पास जाएगा, वहां से दवाई लेगा। उसके बाद आपका पेन ठीक हो गया, फिर 3-6 महीने निकल जाएंगे, फिर दोबारा पेन स्टार्ट होगा, फिर केमिस्ट के पास चलेंगे। जब आपका मेडिसिन से पेन रुकना बंद हो जाएगा तब जाके आप डॉक्टर को विजिट करते हो, ये सोच के कि यार अब तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा। एनामल जो है मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने कई बार एनामल का नाम लिया है, ई से शुरू होती है इसकी स्पेलिंग। आपने 10th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट हमारी बोन्स नहीं होती हैं, दांतों के ऊपर हल्के येलो कलर की एक लेयर होती है, पानी की जैसी, हल्का सा येलो कलर होता है उसका, और उसे बोलते हैं इनेमल, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है। वो बनता रहता है नेचुरली, आप चीजें खाते हो, थोड़ा घिसेगा फिर बन जाएगा, लेकिन एज के साथ
कुछ बोन डेंसिटी भी कम होती है और ये एनामल की लेयर भी ज्यादा खिंचती है आपके मेल प्रैक्टिस से। आप ब्रश का तरीका गलत कर रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है। तो एनामल बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। जी सर। डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने बताया कि लोगों को दर्द वगैरह हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा जैसे कभी भी सडनली दर्द हो जाता है किसी को भी, जैसे जाड़ में हो गया या दांत में, तो ज़्यादातर जैसे घरेलू नुस्खा तो यही कहते हैं लौंग दबा लो जाड़ के बीच में, उससे आराम हो जाएगा, तो उसका क्या रीज़न है? लौंग में एंटी पेन के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको एक टेम्परेरी रिलीफ वहां पे दे सकते हैं। आपकी जो वहां की फ्री नर्व एंडिंग्स होंगी वो आपको कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे वो ब्लॉक होने के बाद आपको एक आपकी रात, जिसको हम बोलते हैं रात, निकल जाती है बड़े आराम से। लेकिन वो एक रेमेडी नहीं है, वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन। आपको टेम्परेरी वहां पे रिलीफ मिल गया, लेकिन उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आपका पेन एक बार कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, कुछ घंटों के लिए रुक जाएगा, लेकिन वो दोबारा होगा जैसे ही उसका इम्पैक्ट खत्म होगा। तो मतलब ये एकदम से दर्द होने का कोई बता तो रहा हूँ मैं symptom आपको, वगैरह यही तो होता बता रहा हूँ ना कि आपको सबसे पहले सेंसिटिविटी स्टार्ट होगी दांतों में, आप उस स्टेज को इग्नोर करोगे, फिर आपको कभी पेन स्टार्ट होगा, आप उस स्टेज को भी इग्नोर करोगे और मेडिकल से या केमिस्ट से जाके दवाई ले लोगे, पेन कुछ टाइम के लिए चल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपका इन्फेक्शन जो वहां पर स्टार्ट हुआ था वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। वो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना वो ठीक नहीं रहे। जो हमारा टूथ जो है ना वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। अभी इस चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या कोई ऐसे चीजें बनाई जा सकती हैं कि हमारा दांत अपने आप को रिपेयर कर दे, बड़े अभी स्टार्टिंग स्टेज में, अभी तक ऐसी कोई मार्केट में टेक्निक नहीं है कि हमारा टूथ अपने आप को रिपेयर कर ले, रिपेयर नहीं कर सकता वो। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है आपने जो ये बताया हमें डेंटल हेल्थ के बारे में। मैं आपसे थोड़ा सा हटके पूछना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली या मैरिज लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मेरी जो मैरिज है 2012 में हुई थी, ठीक है। विद द लव ऑफ माय लाइफ। हम लोग कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। 2005 में हमारी मतलब डिग्री स्टार्ट, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था और 2010 में हम लोग पास आउट हो गए थे। तो 2 साल के बाद ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ में सेटल्ड भी था, मैं स्टॉक मार्केट का भी काम कर रहा था और प्रॉपर अपने तरीके से। तो हमने 2 साल के बाद हमने शादी कर ली थी, बट हम लोगों ने फैमिली प्लान नहीं करी थी। अभी 2 साल पहले मैंने फैमिली प्लान करी है। मेरा एक बेटा है 2 साल का अभी। तो हम लोग उसके अलावा हम लोग प्रॉपर अपना क्लिनिक चला रहे हैं और अपना अच्छे तरीके से अपना प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं। भगवान की कृपा बनी हुई, पूरी कृपा है, बहुत अच्छी पूरी बात है। कृपा है। और कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिग्रेट या आपको कोई नहीं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी Regret. हैविंग एनी रिग्रेट। इतनी बड़ी तो जिंदगी नहीं है कि अपन रिग्रेट के साइड पे सोचें या हाँ जी, हाँ जी। हम सोचें कि यार ये नहीं मिला, काश। काश में जीवन चलता नहीं है, रूटीन। काश कभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, काश में कभी जीवन नहीं चलता है। ये तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चलिए, काम करते चलिए। लाइफ इज गुड, लाइफ इज ऑलवेज गुड। और कुछ परमाश भाई? एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जो न्यू बिगिनर्स है, जैसे कि जिनकी बीडीएस अभी चल रही है, उनके लिए कुछ टिप्स। अपने करियर पे फोकस करो, कॉलेज में जितना मैक्सिमम सीख सकते हो सीखिए। आप अपने मेंटर से, अपने डॉक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखिए, वो आपको अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे। उनकी गाइडेंस में जितना प्रैक्टिकल हैंड के ऊपर आप अपना काम कर सकते हो उतना प्रैक्टिकल हैंड पे काम करिए, क्योंकि लास्ट में आके जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएंगे या कहीं पर जॉब के लिए जाएंगे, जितना आपका हाथ अच्छा काम करेगा ना, उतना लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, उतना ही अच्छे आप क्लिनिशियन बन पाएंगे। वो तो बात है भाई, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है हर बिल्कुल, चीज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी। और जैसे कि न्यू बिगिनर डॉक्टर के बारे में जो डेंटल के होते हैं, उनके कोई एक्सपीरियंस बताना चाहोगे आप? किस तरह के एक्सपीरियंसेस? मतलब जैसे कि उनके लिए कोई टिप्स। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गए हैं तो सबसे पहले उस प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में सीखिए कि किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, पेशेंट्स को के साथ किस तरह से बात की जाती है। एक पेशेंट के साथ एक रैपो डेवलप करनी होती है कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर सके, वो किस तरह से किया जाता है। प्लस आप अपने काम में कितने माहिर हैं, उसकी मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिक यही टेक्निक्स रहती है। ओके सर, थैंक यू सर। परमांशु भाई 2 बार एक ही क्वेश्चन पूछ लिया आपने। चलो परमांशु भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सीरियस लेगी इसको। और कुछ पूछना चाहेंगे सर आपकी? श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारा जो मेरा एज ए मैं एडवोकेट ज्वाइन करने वाला हूँ 6 महीने के बाद में, तो मेरा पैसा ही वो है कि एक बात को 2 बार घुमा के पूछने का, तो इसलिए मैं आपसे प्रैक्टिस पे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है परमांशु भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप 6 महीने बाद अपने
एडवोकेट लाइन में जाने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे परमांशु भाई जो हैं अभी LLB कर रहे हैं, कंप्लीट होने वाली है बस 6 महीने में, फिर अपने कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। मंजीत भाई। सर अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट में मतलब क्या एंट्री सही है, गलत है, क्या कहना चाहेंगे, मतलब यंगस्टर्स के लिए? मैं बताता हूँ, अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि स्टॉक मार्केट से तो मैं इमीडिएटली, जैसे आजकल रील चलते हैं कि इमीडिएटली पता नहीं कितना पैसा कमा लूंगा, क्या कर लूंगा, तो ये सब मिथ है। आपके पास जो है आप वो भी गवा दोगे, पहली चीज। सेकेंडली, दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक होती है ट्रेडिंग, एक होती है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं साथ साथ ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं और फिर ट्रेडिंग भी कर लूं और फिर यहां से पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम आएगा, उसके बाद आपका पैसा वो वापस कहीं ना कहीं मार्केट खींच लेगी। स्टॉक मार्केट के बारे में एक खास बात कही जाती है कि ये आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। लोगों को लगता है कि हम पता ही नहीं कितना इजी मनी कमा लेंगे इससे, ये इजी मनी का रास्ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स करिए, सीखिए। ट्रेडिंग से मैं कहूंगा कि कोई भी नया इंसान है उसको ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। अभी सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसका एक डेटा आया है कि मोर देन 10 में से 9 लोगों ने स्टॉक मार्केट की FNO जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर अपना पैसा गवाया है। और जो एक व्यक्ति ने भी कमाया है उसकी एवरेज 10 से 20 हजार रुपए की एवरेज है पर एनम की। तो ये इतना रिस्की एक FNO की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बिल्कुल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट्स करिए। इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देंगी, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, 15,000 रुपए की SIP अगर 15% रेट के ऊपर कंपाउंड करती है तो आप 15 सालों में 1 करोड़ रुपीस जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट से, जबकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट तो उसके अंदर लगभग 20-22 लाख रुपए ही हुई होगी। तो वो 20-22-25 लाख रुपए आपका ग्रो करके 1 करोड़ रुपीस बन जाता है। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर कोई नया बिगनर 20 साल का लड़का है और वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, और आपको पता है रील्स देख देख के बच्चे जो हैं वो एंथुसियाज्म में आ जाते हैं कि बस अब तो मैं दुनिया जीत लूंगा, तो आपकी क्या सलाह उसके लिए? मैं समझ गया आपकी बात, डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग का मतलब हर रोज फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग, जो मतलब आज ही सेल किया, आज ही खरीदा, आज ही सेल कर दिया। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 3 महीने बाद या 1 महीने बाद वो खरीद कर बेचना ही पड़ेगा, वरना आपके लग जाएंगे पूरे वाले। डिलीवरी शेयर्स कहते हैं। हाँ, डिलीवरी शेयर्स मतलब एक बार के लिए मिलते हैं, कुछ दिन के लिए, उसके बाद तो बहुत ज्यादा डिटेल तो डॉक्टर साहब को बेटर पता होगी। तो वो चीज तो कभी मत पंगा लीजिए, ठीक है, वो तो सट्टेबाजी है, प्योरली आप कह सकते हैं सट्टेबाजी। लेकिन उसके अलावा ट्रेडिंग के अंदर आप कोई नया बिगनर इन्वेस्टर है तो उसे आप क्या सलाह देंगे कि सबसे पहले कहाँ करें? जैसे सरकारी बैंक है वहां जाना चाहिए, या बड़ी कंपनियों में जाना चाहिए, या कोई पेनी शेयर भी लेना चाहिए, मतलब क्या? मैं सबसे पहले तो कोई भी 20-21 साल का लड़का है, मैं उससे ये पूछूंगा कि पैसा आपके पास अपना है या बाप का है, या सपोज दैट कि उसके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, उसके फादर से उसने ले लिया, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसकी पॉकेट मनी उसने जोड़कर 1 लाख ले लिया। ठीक है, अब आप उसके बारे में तो मैं बताइए। उसे एडवाइज करूंगा कि उस 1 लाख रुपए को अगर आप इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में ही जाना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कोर्स कर लीजिए उसमें सबसे पहले, उस 1 लाख रुपए को खर्च करके। लाइक जो भी स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए बहुत तरह के कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, या आप सेबी से रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। कोर्सेज के बारे में ना किसी को रेयरली ही पता, मतलब पहली बात तो स्टॉक मार्केट ही रेयरली पता है, तो आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना सेबी चाहेंगे? रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट होते हैं, जो अपने कोर्सेज करवाने के लिए एक्चुअल में एलिजिबल हैं, जो लोग करवा सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का या कुछ भी मैं इस टाइम माइंड में मेरे है नहीं, मैं आपको बता दूंगा कुछ भी आएगा तो ठीक है। तो आप इस तरह की जो एनालिस्ट होते हैं या सेबी रजिस्टर्ड जो भी कोर्स करवाने वाले लोग हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेसिक उसके बारे में बताएंगे कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह की चीजों में एंटर करना चाहिए, पहली चीज तो। सेकेंडली, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत फ्रैंकली आपको बताना चाहूंगा। आई एग्री विद यू, बट अगर कोई स्टार्ट फिर भी करना, लेकिन वो उस 1 लाख रुपए को गवा देगा। इट्स लाइक कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा शोरूम है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, और एक उसके बराबर में एक छोटा सा ठेला आपने लगा लिया है, ठीक है। तो ठेले वाले के लिए उसको कंपीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जिसके पास लिमिटेड सी कैपिटल है, वो कितना टाइम, अब जैसे शायद आपको पता होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं,
जब अमेजोन ने वर्ल्ड लेवल पे अपना काम शुरू किया था तो अमेजोन ने 8 से 9 साल लॉसेस के अंदर चीजें बेची थी, बहुत वायरल भी ये बात Yes, हुई yes, थी। yes. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी इतनी डीप पॉकेट्स थी कि वो 8-9 साल भी वो लॉस सहन कर सकते थे, लेकिन हर व्यक्ति की तो उतनी डीप पॉकेट नहीं है ना। तो आपकी जैसे ही वो कैपिटल 1 लाख में से मान लीजिए 50-60 हजार रुपए एक बार के लिए खत्म होगी, आपके अंदर तो दोबारा कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना उस काम को करने का। मीनिंग ये है, डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख है, सीखिए, पॉकेट मनी है, सीखिए, उसे ये सोचिए कि मुझे सीखने के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं। आप उसे इन्वेस्टिंग समझिए कि आप उससे कुछ अपने ऊपर सीखना इन्वेस्ट चाह रहे हैं। अपने ऊपर हाँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट सबसे अच्छा रिटर्न अपने ऊपर ये मत सोचिए कि आप 5 साल में 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा घर में। और कभी भी ब्याज पर, इंटरेस्ट पर या उधारा लेकर शेयर मार्केट में लगाने वाले सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं और वो सबसे ज्यादा लॉस में जाते हैं। तो कहने का मीनिंग यही है सर। बिल्कुल यही बात है। तो बाप के पैसे के ऊपर ट्रेडिंग मत करिए। आपने कमा लिया, आप रिस्क ले सकते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं मैं तो कौन सा फन्ने का आदमी हूं, आप पंगा लेके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपके फादर की कैपिटल या किसी से इंटरेस्ट पे दोस्तों से उठा लिया, या आजकल जो एप्स चली हुई हैं लोग उनसे इजीली लोन मिल जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस मैं यहां से लोन ले लेता हूं विदाउट देखे कि कितने % इंटरेस्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है क्या नहीं, और लोग सोचते हैं सर स्टॉक मार्केट के लिए क्या कोई बुक आती है बिगिनर्स के लिए? बहुत तरह की बुक्स आती हैं, बहुत तरह की बुक्स आती हैं। एक बुक है द एपिक मनी करके बुक है, एपिक मनी है। एक है मिलियनेयर्स डोंट ईट केक दे मेक देम, वो आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएंगी। कई तरह की बुक्स हैं, आप मार्केट में जाइए आपको बुक्स मिलेंगी। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी सलाह कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिल रहा, कम से कम बुक्स पढ़िए। और ध्यान दीजिएगा, हर अमीर आदमी 2 घंटे डेली रीडिंग करता है। ये कमाल की बात है, हमारी रिसर्च में भी है। हम स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि जो इंसान 2 घंटे डेली इंटरेस्ट के साथ बुक रीड करता है, कम से कम 2 घंटे दीजिए। आजकल तो स्टूडेंट 2 घंटे नहीं पढ़ रहे, 1-1 मिनट वाली रील ऐसे टपाते हैं और उसके बाद उनसे पूछ लो देखा क्या, कुछ का भी अटेंशन स्पैन नहीं है आज की जनरेशन का। 30 सेकंड्स में हम सोचते हैं हमें फटाफट डोपामिन मिलता रहे और हम फ्री होते रहे, अगली रील, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट, बस यही चलता रहता है। अब ये डोपामाइन का बता देता हूं मैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है और इसको रिवार्ड हार्मोन या खुशी का हार्मोन बोलते हैं। जब हम रील देखते हैं 1 मिनट की, मजा आ गया, रिवार्ड हार्मोन सेक्रेट होता है। लेकिन क्या ये मजा स्टेबल है? ये अनस्टेबल सा है। यानी जब आप 2-3 घंटे पढ़ के उसमें से कुछ ग्रैब करेंगे, उस टाइम जो डोपामाइन सेक्रेट होता है कि मैंने एक बड़ा काम खत्म किया, वो परमानेंट है। और जो 1 मिनट वाला डोपामाइन है, ये अगर आप इसे लगातार देखेंगे तो आपने देखा भी होगा बहुत से जो मेरी एज के, डॉक्टर साहब की एज के जो हैं, या फिर आजकल तो यंगस्टर्स भी, जब सारा दिन मोबाइल चलाते हैं तो उसके बाद वो लोग एक अलग लेवल का स्ट्रेस फील करते हैं। यानी जो चीप डोपामाइन बोलते हैं हम इसे, 1 मिनट में जो सेक्रेट होता है 1 मिनट के लिए रील से, वो आपका चीप, सस्ते लेवल का, सस्ता नशा जिसे बोलते हैं आजकल की, सस्ते नशे कर रहे हैं। तो ये भी एक नशा है भाई, तो इससे बच के रहिए। जैसे आज हमारा जो व्लॉग बनने वाला है, जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो थोड़ा लंबा होगा डेफिनेटली, तो हम इसमें से भी शॉर्ट्स निकालने वाले हैं। बट पूरा का पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए एक हिम्मत चाहिए, लेकिन जब आप वो चीजें देखेंगे तो उसे बहुत कुछ, सच में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यस सर, लास्ट में कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा हम लोगों को टिप्स देना चाहें आप कि हमारे लिए क्या है? ये जैसे ये हैं यंगस्टर हैं, अभी वकील बनने वाले हैं और इनका जो प्रोफेशन है, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके अलावा हेल्थ कॉन्शियस हैं काफी, इनके हेल्थ पर भी काफी सारे वीडियो। हर इंसान को यही कहता हूं, आपके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी को कॉपी करते हैं ना, तो हम अपने ओरिजिनल सेल्फ को भी खो देते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको ही पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आप रियल में क्या है। अगर आप उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सक्सेस अपने आप आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी को कॉपी करते हैं या सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज कि वो इंसान ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं और मुझे उसमें से कुछ मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप वो है ही नहीं। आप वो है नहीं, आप जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ट्रू नहीं है अपने लिए। तो बेस्ट यही है, आपको फुटबॉल खेलने में मजा आ रहा है, आपको लगता है कि आप उसे प्रोफेशनली परस्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करो, उसके बारे में रीड आउट करो, उसके बारे में पॉडकास्ट सुनो, समझो उन चीजों के क्या है, अपने आप उस चीज के रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी, कि कॉपी करके कामयाब नहीं हो जा सकता। कॉपी ही होती है, कॉपी होती है। बाकी ठीक है, आज के पॉडकास्ट में काफी अच्छा लगा आपके साथ, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारे
थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, बिगनर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसके अलावा जो डॉक्टर साहब अपने प्रोफेशन में हैं, शेयर मार्केट से भी लिंक रखते हैं। हमने लगभग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। लेट्स सी हु विल द नेक्स्ट गेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी